चलें स्टार्ट करेंगे। जाना स्टूडेंट्स आवाज ठीक है। ये सबसे पहले इधर से ही शुरू कर दूंगा। ये जो कल क्वेश्चन कर रहे थे इसकी एक आखिरी एंट्री कंप्लीट होनी थी। कर लिया फाइनल? करना क्या था इस एंट्री के लिए? जाना स्टूडेंट्स आपने कर लिया? डिपार्टमेंट वाइज वर्किंग करनी पड़नी थी आपको, ताकि मशीनिंग और असेंबली को प्लस करके वर्क इन प्रोसेस की फिगर आ जाए, मींस डायरेक्ट लेबर आ जाए, और बाकी दोनों को प्लस करके इनडायरेक्ट लेबर। ये हो गई बिल्कुल अनिशा जी। देन कल मैंने कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई थी, उसको तरतीब से करना। सबसे पहले कौन सा था? ज्ञान स्टूडेंट्स आप ही बता दो। मेरे ख्याल से सबसे पहले गौरी था। जी गौरी, पेज नंबर बताइए। जी 69 पेज है जी। है अभी इसमें कोई इशू? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आगे चलेंगे फिर। देन कौन सा था? कल मैं एक लिस्ट बनवा रहा था ना यार। नहीं क्रूज तो मतलब आपने जो करना होगा कर लिया होगा। जी नेक्स्ट कौन सा था जी? पेज नंबर 240 निकालिए। जी मैग्नीशियम में कोई इशू नहीं? एनी क्वेश्चन इन मैग्नीशियम? सॉरी फॉर साइलेंट क्वेश्चंस यार। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, देन उसके बाद पेज नंबर 245 247 ये हो गए कंप्लीट लेबर वाला। इस तरह की छोटी छोटी चीजों को भी जरा सही टाइम देना, बाकी तो मेरे ख्याल होपफुली अपने मेन टॉपिक सब कर लिए होंगे। 245 टू 247 क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें? एक इसमें इसाक के नाम से है और दूसरा इस तरह के थोड़े से अनयूजुअल क्वेश्चन है। अब करने का मकसद ये है कि अगर तो इसमें मिलती जुलती कुछ चीज आ जाए तो वो फिर सॉल्व हो जाए।
ठीक है वासु साहब जी, चलो आगे। कोई एनी इशू? पेज नंबर 245 टू 46 47। ये कब किए? तो क्वेश्चन दोबारा रिवाइज किए कल? 261 निकालें क्या? इसमें एक स्टॉक की वैल्यूएशन थी, क्वेश्चन तो काफी लेंथी था। देखें किस किस फिगर में इशू है, मैं डिस्कस कर देता हूँ। वो वाला क्वेश्चन देख लिया था मैंने कल, एक क्वेश्चन बताया था आपको। नहीं, बतूल तो एंड में था, इस क्वेश्चन से पहले। हाँ जी, अगर वर्क इन प्रोसेस इन्वॉल्व हो तो बेस में वर्क इन प्रोसेस के 100% यूनिट्स नहीं आएंगे, उतने यूनिट्स आएंगे जितने % काम कंप्लीट हुआ हुआ, जिस तरह शायद प्रोसेस कॉस्टिंग में भी आते थे। तो इसमें भी मेरा ख्याल है कि S2 में शायद ये ऐसा मसला है कोई। S2 वाला जो लॉस है वो 60% पे शायद आइडेंटिफाई हो रहा है विद। हाँ जी, S1 का लॉस शायद 100% पे है, तो इसका मतलब जितना खर्चा हुआ होगा वो S1 के लिए भी 100% हुआ होगा जो डैमेज यूनिट्स हैं, लेकिन जो S2 के यूनिट्स हैं वो 60% कंप्लीट होंगे। तो जब आप शायद कॉस्ट निकाल रहे होंगे तो बेस में 100% यूनिट्स नहीं, 60% यूनिट्स ले रहे होंगे। बाकी अब NRV का फॉर्मूला है सर? NRV कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस होंगे सेलिंग प्राइस में से, ठीक है। जी अजी, वर्क इन प्रोसेस अगर है तो जो चीजें, ये इस तरह का काम तो मेरा ख्याल हमने एक जमाने में पहले भी किया होना चाहिए कहीं। असल में जो डैमेज यूनिट्स हैं, डैमेज यूनिट्स को अगर आपने सेल प्राइस पे बेचना है तो उसके लिए बेचने के खर्चे के साथ साथ कंप्लीशन के खर्चे भी तो आएंगे। पहले आप कंप्लीट करेंगे तो फिर उस प्राइस पे बिकेंगे। कौन से क्वेश्चन में आया होगा तो आता है जहन में इन्हीं क्वेश्चंस में। एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, नहीं नहीं वो तो खैर NRV की वर्किंग में। फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, क्वेश्चन में मेरा ख्याल आया होगा। बहरहाल वो तो खैर फार्मूला लिखा होगा ना 172 पे तो। हाँ जी, नहीं नहीं ये तो जॉइंट बाय प्रोडक्ट में तो बार बार आता रहा है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो NRV की डेफिनेशन है, अगर आपने नॉर्मल प्राइस पे बेचना है और चीज़ें अभी कंप्लीट नहीं है तो वो बेचने के खर्चों में फर्दर कॉस्ट भी आएगी ताकि वो कंप्लीट हो सके, और फिर सेलिंग एक्सपेंसेस भी आएंगे। लेकिन अगर फिनिश गुड्स हैं तो फिर NRV में सिर्फ एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस ही आएंगे क्योंकि यूनिट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, कि पेज 261 पे की बात हो रही है। जी अब्दुलरहमान साहब ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों फिगर्स को इग्नोर करते हैं, वो तो दोनों में कॉमन है ना। दोनों फिगर्स कॉमन, दोनों में कॉमन आ रहा है तो उसको अगर आप इग्नोर करके भी वर्किंग करेंगे तभी आपका फाइनल आंसर सेम आएगा। जी हो गई फिगर्स ये सारी। सॉरी फॉर अ साइलेंट क्वेश्चन यार। चले आगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी बता दें, फिजिकल स्टूडेंट्स को तो मेरी आवाज़ ठीक नहीं आ रही, मेरे क्वेश्चंस के आंसर नहीं बनते। नेक्स्ट पेज नंबर 307 का आ रहा है, उसके अलावा तो नहीं दरम्यान में कुछ? जिम्बाब्वे से पीछे
हाँ जी, आरटी तो पीछे रह गया, 92 पेज निकाले। आरटी में 2 दफा डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, पहले तो ये वाली बात बता दूं मेरा। एक दफा बजटेड पे हुई है, एक एक्चुअल पे हुई है। दोनों सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्व भी कर रहे हैं। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से मेरा ख्याल है किया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में बताया नहीं हुआ था। क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में अगर दोनों सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्व कर रहे हो तो फिर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी होता है और साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड भी होता है। तो क्योंकि शायद बताया हुआ है इसलिए फिर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज हुआ है, लेकिन अगर ना बताया होता तो शायद जरा इक्वेशन वाला मेथड कंपैरेटिवली टाइम सेविंग है। इसमें सिर्फ पेज नंबर 92 के एंड में है जरा जो प्रोसेस 3 है उसमें जो ओवरहेड्स एप्लीकेशन की एक बेस दी हुई है, मशीन आवर्स और लेबर आवर्स, ये तो बता देंगे ना इसका बेस का क्या मतलब है। प्रोसेस 1 का जो रेट है वो किसकी बेस पे आ जाएगा, और प्रोसेस 2 का बजटेड रेट अगर आपने निकालना हो तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स लेंगे, आप बजटेड ओवरहेड्स लेंगे और डिवाइडेड बाय मशीन बजटेड मशीन आवर्स करेंगे अगर प्रोसेस 1 है, और बजटेड लेबर आवर्स शायद करेंगे अगर प्रोसेस 2 है। नंबर 3 में उसने आपको ओवरहेड्स जो कैलकुलेट करने का तरीका है वो शायद खुद ही बता दिया है। 75% ऑफ, मतलब उसने जो परसेंटेज निकालते हैं आप मशीन आवर्स और लेबर आवर्स से, उसको मटेरियल कॉस्ट के एंगल से शायद खुद ही बता दिया, विच मीन्स कि शायद आपने रेट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तब भी शायद फिगर का आंसर सेम ही होगा। मसलन जरा आंसर अगर है तो जरा ढूंढिए जरा इसका, या यहीं से बल्कि फिगर सॉल्व हो जाएंगी आंसर, लेकिन आंसर अगर ढूंढ ले तो अच्छा। जरा बताएंगे प्रोसेस 3 के फाइनली बजटेड ओवरहेड्स कितने आए हैं, कहीं ढूंढे जरा काइंडली। प्रोसेस 3 के बजटेड ओवरहेड्स फाइनली कितने हैं? 26742 ऐसे ही है ना यार। तो इसका अगर आप 75%, बल्कि 75% किसका, मटेरियल का, तो ये 75% मटेरियल का अगर आप करेंगे तो क्या आना चाहिए इस लाइन के मुताबिक? मशीन आवर्स का जो रेट आएगा उससे जब आप एक्चुअल मशीन आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्लाइड ओवरहेड्स आ जाएंगे। अब यही फाइनली करना था ना आपने। रिक्वायरमेंट 1 तो कहाँ तक कंप्लीट हो गई है, जहाँ लिखा हुआ है एलोकेट एलोकेट बजटेड ओवरहेड्स कॉस्ट यूजिंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये तो जो फर्स्ट टेबल आपने बनाया वहां तक खत्म हो गई है। सेकंड जो रिक्वायरमेंट उसमें आपने क्या फाइंड आउट करना था, डिपार्टमेंटल ओवर अंडर अप्लाइड अगर आपने कैलकुलेट करना है तो ओवर अंडर अप्लाइड कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है? एक्चुअल को फिर अप्लाइड से कंपेयर किया जाता है, तो फिर अब एक्चुअल का टेबल बनाना पड़ा आपको, तो एक्चुअल फिगर्स आ गई, उससे अब कंपेयर आपने करना है अप्लाइड से। अब अप्लाइड कैसे आता है, एक्चुअल एक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय अब्जॉर्प्शन रेट। अब्जॉर्प्शन रेट कैसे आता है, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड। जरा प्रोसेस 1 भी जरा सेकंड कर लें जरा, बजटेड फिक्स बजटेड ओवरहेड्स बताएं जरा डिपार्टमेंट 1 के। 15, ये कैलकुलेटर पकड़ना जरा, एक छोटी सी वर्किंग करना जरा, ये जरा प्रोसेस 3 पे जरा सही समझ आ जाएगा। बजटेड ओवरहेड्स हैं आपके 1565657 और बजटेड मशीन आवर्स हैं, बताइए बजटेड मशीन आवर्स हैं 60,000। तो जरा कैलकुलेट करें 1565657 डिवाइड बाय 60,000, जो भी आंसर आ रहा है ये क्या आ रहा है,
बजटेड ओवरहेड रेट पर मशीन आ रहा है। अब अगर आपने अप्लाइड कैलकुलेट करने, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफ द प्रोसेस वन, अब ये मशीन आवर्स की बेस पे जो रेट आया इसका क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाइड बाय, अब एक्चुअल मशीन आवर्स ढूंढना था, 60,500 है। तो अब 60,500 से जब आप ये रेट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो फाइनल फिगर आई इसका नाम अब्जॉर्ब या अप्लाइड फिक्स ओवरहेड हो गया। उसका फिर आपने कंपैरिजन किससे किया, नहीं बजटेड से नहीं किया, उसे एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड से जब कंपैरिजन किया तो फिर अंडर ओवर अप्लाइड कैलकुलेट हो गया। सेम आपने फिर प्रोसेस 2 में भी किया, वहां आपने लेबर आवर्स की बेस पे क्योंकि रेट निकाला तो मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल लेबर आवर्स का आपने कर लिया। प्रोसेस 3 में अब जो उसने 75% ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है, इसका सिंपली आपने, क्योंकि उसने पहले बता दी कि मटेरियल कॉस्ट का 75% अब्जॉर्प्शन रेट है, तो एक्चुअल ओवरहेड्स आपके हैं 2193,939 प्रोसेस 3 के, बोल दीजिएगा जरा क्या फिगर है, 2193,939 ये एक्चुअल है। और अब आपने इसको कंपेयर करना है अप्लाइड से, और अप्लाइड का जो उसने रेट दिया हुआ मटेरियल कॉस्ट की बेस पे दिया हुआ। अब प्रॉब्लम बस फाइनल ये करना है, ये 75% किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए अगर आपने अप्लाइड निकालना है तो, नहीं बजटेड से नहीं, अप्लाइड जो रेट होता है ये किससे मल्टीप्लाई होना है, ये एक्चुअल एक्टिविटी से, तो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे या बजटेड मटेरियल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जिसका पिछले दो में क्या किया आपने, ये जो मशीन आर रेट आया या लेबर आर रेट आया, जब अप्लाइड निकला तो उसके लिए क्या किया था, एक्चुअल मशीन आवर्स और एक्चुअल लेबर आवर्स से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ 75% ऑफ एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट होने कहीं तो दी हुई कहीं, किसकी, नहीं किसकी ढूंढेंगे, प्रोसेस 3 की ढूंढ रहे हैं। प्रोसेस 3 का एक्चुअल मटेरियल का खर्चा कितना हो गया, 3200 मल्टीप्लाई बाय करें तो 3200 क्या है एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, और 75% क्या है अब्जॉर्प्शन रेट है। अब ये मटेरियल कॉस्ट से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट की बेस पे अब्जॉर्प्शन रेट आपको गिवन है, ठीक है। तो 2400 क्या है, ये अप्लाइड है, और 2193 आपने क्या निकाला था एक्चुअल है, तो इन दोनों के डिफरेंस है अंडर ओवर अप्लाइड आ जाएगा। मतलब ये जो प्रोसेस 3 है उसमें अब्जॉर्प्शन रेट उसने मटेरियल कॉस्ट की बेस पे ऑलरेडी दिया हुआ है, आपने सिर्फ उसे एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है जिस तरह बाकी जगहों पे आपने किया है। तो यहाँ पे रेट निकालने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि रेट उसने खुद ही दिया। इसी तरह का सेम प्रॉब्लम आया ये क्वेश्चन नंबर 6 में भी, बाकी मेरा नहीं ख्याल को प्रॉब्लम आया होगा। प्रोसेस डिपार्टमेंट सी में आया, अंबर लिमिटेड में डिपार्टमेंट सी में परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, और ऊपर उसने डेटा में कहीं आपको 5% बताया भी हुआ है, 5% ऑफ द प्राइम कॉस्ट ऑफ the overheads of the department are budgeted at 5 million, 15% of the labor cost and department says ये मिल गया कहीं। तो उसने उसी तरह जिस तरह पिछले क्वेश्चन में मटेरियल की बेस पे क्रेडिट दिया हुआ है, यहाँ 5% ऑफ। अब प्राइम कॉस्ट किसे कहते हैं, प्राइम कॉस्ट किसे कहते हैं, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। तो यहाँ जब आप रिक्वायरमेंट सी में आके अंडर ओवर अप्लाइड कैलकुलेट कर रहे होंगे तो जरा हेल्प करेंगे मेरी, डिपार्टमेंट सी में अप्लाइड कैसे कैलकुलेट होगा, जरा ढूंढ दें जरा डाटा। हाँ जी वो कर दें जरा, फिगर्स ढूंढ दें, फिगर्स ढूंढ दें क्या और क्या ढूंढेंगे, लेकिन एक्चुअल ढूंढेंगे या बजटेड ढूंढेंगे, ढूंढने कहीं है कोई एक्चुअल, कितना कितना ढूंढ के जरा फिगर्स बताएं मटेरियल की। 120 मिल जाएगा, और लेबर का, लेबर लेबर लेबर, हाँ जी यहाँ शायद वर्किंग करनी पड़ रही, 28.8 कैसे बना हुआ है, 240 इंटू 120, 240,000 क्या था, और मल्टीप्लाइड बाय 120 पर आवर, तो 28.8 मिलियन क्या बना,
एक्चुअल लेबर कॉस्ट 120 मिलियन, मटेरियल कॉस्ट शायद गिवन है, बताइएगा किस जगह, ऊपर ही गिवन है शायद, एक टेबल में गिवन है। एक्चुअल ऑफ सी 120 मिलियन मटेरियल, मिल गया। तब ये 120 प्लस 28.8 करके क्या आएगा, एक्चुअल प्राइम कॉस्ट। नहीं, वंस अगेन जो एम्फसाइज मैं कर रहा हूँ, जब आप अप्लाइड निकालते हैं तो आप रेट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअल एक्टिविटी से। अगर एक्टिविटी आवर्स में है तो आवर्स से, आवर्स अगर मशीन के हैं तो मशीन आवर्स, लेबर आवर्स। अब यहाँ उसने अगर प्राइम कॉस्ट का परसेंटेज बताइए तो एक्चुअल प्राइम कॉस्ट इनटू रेट। पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, एक्चुअल मटेरियल इनटू रेट, और यहाँ पर एक्चुअल प्राइम कॉस्ट इनटू रेट से आपके पास एक अप्लाइड फिगर कैलकुलेट हुई जिसे फिर आप एक्चुअल से कंपेयर कर लेंगे। बाकी तो नहीं इश्यू इसमें मेरा ख्याल। इसमें ये जो रेट्स आए हैं प्रोसेस 3 में, क्वेश्चन नंबर 5 में, और प्रोसेस सी में क्वेश्चन नंबर 6 में, इसके अलावा कोई और इशू मीन्स से शायद उसने एब्जॉर्प्शन रेट्स बेस्ड ऑन मटेरियल एंड बेस्ड ऑन प्राइम कॉस्ट शायद बताए हुए हैं, जिनको आपने एक्चुअल एक्टिविटी से बस मल्टीप्लाई करना। ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगी। कोई और इशू है तो बता दें इसमें। यस मान, ये इससे आगे चलें जी। 307 पेज कह रहे थे, हाँ इधर 307 पेज। अब इसमें देख लें कौन कौन से फिगर है एक्सप्लेन करने वाली। देख लें, एक नजर देखना, आपने हाईलाइट की होंगी। इसमें सिचुएशन थी क्या वैसे क्वेश्चन में, दो ऑप्शंस एवेल्युएट हो रही थी कि नंबर 1 फैक्ट्री को क्लोज करके रेंट पे दे दिया जाए, और सेकंड ऑप्शन ये हो रही थी कि कंटिन्यू रखा जाए जो कोई लेबर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो ऑप्शन 1 में कोई इशू, फैक्ट्री क्लोज करेंगे तो क्या क्या इश्यूज बनेंगे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली आप भी देख लें, स्पेसिफिकली अगर बता दें तो उस फिगर को फिर एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसमें एक दो जगह टाइपिंग एरर थे, को बताएंगे कहाँ कहाँ था। एक तो इसका टोटल शायद ठीक नहीं था, 23.2 जहाँ है, ये 24.8 था शायद, ये टोटल में गलती थी और कहीं कंक्लूजन में भी मेरा ख्याल है। सिक्सटीन पॉइंट टू जहाँ लिखा हुआ है कंक्लूजन वाली लाइन में 17.8। जी इसलिए तो फाइनल जो डिसीजन हुआ है उसमें फिर नेट ऑफ किया ना, जब फाइनल डिसीजन हुआ है वो इसलिए उसमें फिर नेट ऑफ करके फिगर आई है। ये फाइनली वो एक्स्ट्रा सेविंग है जो आपको ऑप्शन 2 में अगर
मतलब कंटिन्यू रखेंगे तो फिर होगी, तो इसलिए तो ये नेट ऑफ की है। ऑप्शन 1 की एक वर्किंग होगी, फिर ऑप्शन 2 की वर्किंग होगी, और फिर नेट ऑफ करने से पता चला कि ऑप्शन 2 में जो अमाउंट आप अर्न कर सकते हैं वो ज्यादा है, तो इसको अलग-अलग कैलकुलेट करके डिसीजन लेते हुए फिर नेट ऑफ ही किया। ठीक है अहमद, अगर कंटिन्यू करेंगे तो ये कंट्रीब्यूशन हो जानी थी 22.73, लेकिन अगर बंद करेंगे तो 17.8 है, तो इसका मतलब फिर नेट ऑफ करके फाइनल डिसीजन होना। ठीक है, 17.8 जो है ये फायदा होगा अगर आप फैक्ट्री क्लोज करके रेंट आउट कर देंगे, लेकिन अगर कंटिन्यू करेंगे तो 22.73 जो है ये एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाएगी। इसका मतलब फिर ये हुआ कि अगर क्लोज करेंगे तो 6.53 का लॉस हो जाएगा, और इन अदर वर्ड्स अगर कंटिन्यू करेंगे तो 4 पॉइंट, ये सॉरी ये फिगर भी मतलब सही नहीं है, ये जरा टोटल से इसके सही कर लेना, 4.93। अगर क्लोज करेंगे तो 4.93 का नुकसान हो जाएगा, और इन अदर वर्ड्स अगर कंटिन्यू करेंगे तो 4.93 की सेविंग हो जाएगी। ठीक है, तो आप जो कह रहे हैं वो शायद एक ही वर्किंग में सारा सामने आ जाएगा, और ये भी शायद वही है, लेकिन दो डिफरेंट ऑप्शंस को एवेल्युएट करके एक नेट हुआ। ये कोई इशू नहीं प्लीज, ये सेल्स वगैरह निकला है कि इसमें सेल्स की एक वर्किंग थी, एक एक्स वगैरह अज्यूम हुआ था, इस तरह की चीजें ना देख लेनी चाहिए ताकि अगर कभी खुद से करनी पड़े। असल में प्रॉब्लम क्या थी, जो सेल्स की फिगर है, जरा देखें जरा कस्टमर सेल की जो फिगर थी, उस सेल की फिगर में क्या क्या आ रहा था, जो 83,750 की फिगर आ रही है सेल की, करेंगे जरा एक्सप्लेन क्या था उसमें। उसमें अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन में पॉइंट 1 है, एक तो कॉन्ट्रेक्चुअल सेल है जिसकी प्राइस 20% नॉर्मल प्राइस से कम है, और फिर 5% डिस्काउंट भी है अदर कस्टमर्स को, विच हैज बीन बजटेड बस। तो इसमें अब हमें सेल प्राइसेस चाहिए थी, और सेल प्राइस अब फॉर एग्जांपल अगर कॉन्ट्रेक्चुअल की आप एक्स रख लेते हैं, ऐसे ही देख लें अदर क्लियर हो गए। यूनिट्स तो 50,000 थे प्रोडक्शन एंड सेल। हाँ जी, ब्रेकअप चाहिए था ताकि हम अकॉर्डिंगली वर्किंग कर सकें। नॉर्मल सेल प्राइस, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स के और इश्यूज में देख ले, मैं चाह रहा हूँ बस टाइम वहीं लगे जहाँ जरूरत है, ऐसे फिर जहाँ इशू नहीं है तो उसको फिर टाइम वेस्ट ना करें। फैक्ट्री क्लोज करेंगे तो 17.8 मिलियन की सेविंग हो जाएगी, लेकिन अगर फैक्ट्री कंटिन्यू करेंगे तो 22.73 मिलियन की सेविंग हो जाएगी। तो इन अदर वर्ड्स फैक्ट्री क्लोज करने से 4.93 का नेट नुकसान हो जाएगा, और इसका मतलब फिर हमें फैक्ट्री क्लोज नहीं करनी चाहिए। ये फिगर तो आपस में कंपेयर हुई है ना फाइनली। ये चलो जी आगे, नेक्स्ट बताएं कौन सा सवाल था। वो अभी आपके जब सामने आएगी तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, अभी जब सवाल सामने आएगा तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कौन सा, एक असगर भी था शायद, क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 335। इसमें एक तो प्रोडक्शन निकालनी थी, मटेरियल से 6 यूनिट से एक मटेरियल बनना था, एक 6 मटेरियल के यूनिट से एक 6 मटेरियल के केजी से। देख लीजिए अपने पॉइंट्स लिखे इसमें,
इसमें दो एलोकेशंस करनी पड़नी थी, एक फ्रेट इनवर्ट्स की और एक ट्रांजिट इंश्योरेंस की, और यहाँ पे जरा कुछ अजम्पशंस ली हुई थी। ये अजम्पशंस डिफरेंट भी हो सकती हैं, लेकिन बताएंगे इसमें क्या अजम्पशंस ली हुई थी एलोकेट करते हुए। फ्रेट को कैसे किया हुआ है और इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट को? परचेज कॉस्ट पे, परचेज क्वांटिटी पे किया हुआ है, और इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट, लेकिन ये डेफिनेटली ऑपोजिट भी हो सकता है और दोनों शायद किसी एक बेस पे भी हो सकते हैं। दोनों बस से परचेज रिलेटेड खर्चे हैं, तो अब डेफिनेटली आंसर जब सामने आएगा तो कोई ना कोई उसमें अजम्पशन ली होगी, लेकिन ये अजम्पशन कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। बस होना ये चाहिए कि जो परचेज है, परचेज की बेस पे एलोकेट होना चाहिए, तो परचेज की अमाउंट की बेस पे कर लें, या परचेज की अमाउंट क्वांटिटी या अमाउंट की बेस पे कर लिया जाए। देख लें, अगर आप नहीं पूछे तो मैं यही अज्यूम कर रहा हूँ। हकीकत तो वैसे मैं अज्यूम नहीं करना चाह रहा, हकीकत तो मुझे कुछ और ही महसूस हो रही है। नहीं, अभी किए हुए हैं या पहले किए हुए हैं, या छोड़े हुए हैं? कोई और इशू प्लीज? नहीं, जिन्होंने किया हो जाएगा ना पर्सन जो करेंगे, जॉन स्टूडेंट्स, आप में से किसने किए? एक वतूल था जी वॉल्यूम 1 में, ढूंढने जरा। उसमें वेरिएबल ओवरहेड्स में शायद एक इशू है। देख ले जरा। जी 89 पेज देखिए जी अपना। एक तो मेरा ख्याल रिक्वायरमेंट है में एक रिवर्स वर्किंग है, शायद एक्चुअल क्वांटिटी परचेज निकालनी है। देख ले कौन कौन से इश्यूज ये इसमें मेरे वेरिएबल ओवरहेड्स की तरह वर्किंग करवाएंगे। अपना क्वेश्चन जरा साथ रख लें, जरा वेरिएबल ओवरहेड्स की तरह वर्किंग करवा दें। वेरिएबल ओवरहेड्स के मेरे ख्याल है स्पेंडिंग वेरिएंस में शायद मसला है। ये वेरिएबल ओवरहेड्स की वर्किंग करवाई गई, कौन से वेरिएंसेस निकालने हैं? एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी। लेबर में तो दो, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों है। तो लेबर में तो फिर वर्किंग अलग होगी ना, स्किल्ड की अलग होगी और अनस्किल्ड की अलग होगी, उनके तो रेट्स अलग है, तो उनका तो इशू नहीं है। अगर एक से ज्यादा रेट्स हैं तो मटेरियल के भी वेरिएंसेस अलग है, लेबर के भी अलग है। प्रॉब्लम आया वेरिएबल ओवरहेड्स में
और वेरिएबल ओवरहेड्स में मेरा ख्याल रेट दिया हुआ है। वेरिएबल ओवरहेड्स आर पर आर 100 फॉर skilled labor and 80 for unskilled labor। तो करवाएं इधर वर्किंग। एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला बन जाएगा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ये पेज नंबर क्या है जी प्लीज? पेज 89 है जी, वॉल्यूम 1। ये स्टैंडर्ड रेट बताएं। स्टैंडर्ड रेट बताएं 100। अब यहाँ भी 100 क्यों ले रहे हैं आप? 100 प्लस 80 ना कर लें? करने दो, कर लें। एक्चुअल आवर्स वर्क बताइएगा। एक्चुअल आवर्स वर्क बताइएगा। 1,68,000 क्यों नहीं ले सकता? तो अगर डिफरेंट रेट था तो इस तरह कर ले 100 प्लस 80 180 कर लें। इस तरह करने में क्या प्रॉब्लम है? इस तरह करने में क्या प्रॉब्लम है? ये 180 सारा का सारा 168,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हालांकि होना क्या चाहिए? 100 अलहदा मल्टीप्लाई होना चाहिए। 100 मल्टीप्लाई होना चाहिए स्किल्ड लेबर आवर्स से और 80 मल्टीप्लाई होना चाहिए अनस्किल्ड आवर्स से। तो यहाँ हमें मजबूरन क्या करना पड़ रहा? अलहदा अलहदा करना पड़ रहा, इसलिए आपको फिर आवर्स भी अकॉर्डिंगली अलहदा लेने हैं। और दूसरी वर्किंग हो जाएगी 80। बाकी मैं एक्चुअल रेट पे भी आता हूँ। मल्टीप्लाइड बाय 96,000। तो सबसे पहले तो ये अलहदा अलहदा क्यों लेने पड़े? देन एक्चुअल रेट अब कैसे निकालूं? जज़ाकल्लाह फॉर द फार्मूला। अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के मुताबिक कैसे निकालूं? एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स की अमाउंट दी हुई है 16,680,000। अब इसे डिवाइडेड बाय क्या करूं? अब यहाँ पे 168 ही क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इसका कोई ब्रेकअप नहीं है। 16,680 इसका कोई अलग ब्रेकअप नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो यहीं से एक एक्चुअल रेट आ जाएगा, तो दोनों में फिर हम सेम ही कैलकुलेट कर सकते हैं। आइडियली तो ये भी क्या होना चाहिए था, जो एक्चुअल कॉस्ट है ये भी स्किल्ड और अनस्किल्ड के एंगल से अलग गिवन होनी चाहिए थी, लेकिन वो क्योंकि अलग गिवन नहीं है इसलिए हम एक सॉर्ट ऑफ एवरेज एक्चुअल रेट ले रहे हैं। ठीक है, तो मतलब इसमें ये जो आर्स हमें अलग अलग लेने पड़ रहे हैं उसकी क्या रीजन है? जो रेट नहीं, रेशो तो वो तो रेशो तो गिवन है, रेशो तो लेबर में जरूरत पड़ी थी ना। वेरिएबल ओवरहेड्स में अलग अलग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनके रेट्स डिफरेंट है। मतलब जो स्किल्ड आवर्स का रेट है स्टैंडर्ड रेट वो है, और अनस्किल्ड का जो स्टैंडर्ड रेट है वो डिफरेंट है, तो उसे कंबाइन करना हमारे लिए मुश्किल है। ठीक है, लेकिन जरा एफिशिएंसी की तरफ अगर आए तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट है। यहाँ भी आपको क्या करना पड़ना है? अब स्टैंडर्ड रेट क्योंकि 100 अलग है और 80 अलग है, इसलिए पहले आप स्किल्ड की वर्किंग करा दें। एक्चुअल प्रोडक्शन क्या थी? 50,000। 1 यूनिट शुड टेक 1.5 आवर्स माइनस 72,000। अब यहाँ तो फिगर्स अवेलेबल हो गई थी, इसलिए शायद एक्चुअल रेट ही सॉरी एक्चुअल आवर्स गिवन है। सिमिलरली 50,000 मल्टीप्लाइड बाय और माइनस तो 96,000। नॉर्मली शायद आप यूज टू हैं कि
वेरिएबल ओवरहेड्स का एक ही रेट होता है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम जो है वो वेरिएबल ओवरहेड्स के स्केल्ड और अनस्केल्ड के दो अलग रेट्स हो गए हैं, जिसकी वजह से हमें वर्किंग अलग करनी पड़ रही है, वरना लेबर के शायद अलग रेट्स आप कस्टम्स में देखते रहे। जी ठीक है मिस्टर अब्दुल, आप शायद पूछ रहे थे। एनी अदर कंफ्यूजन? बाकी इसके अंदर आंसर बताएंगे, ये एक्सपेंडिचर के अंदर आंसर बताएं। फाइव 1 4 to 9 फेवरेबल है या एडवर्स है? ये मेरा पहला फेवरेबल बनता है, 99 शायद एक्चुअल रेट बन रहा है, और 1851 4 to 9 ये शायद एडवर्स है क्योंकि 80 स्टैंडर्ड रेट था। फाइनली आंसर अप्रोक्सीमेटली शायद 18 लाख नेट करके एडवर्स है। ठीक है, ये एक्चुअल रेट अगर मिल भी जाता तब भी आपने स्टैंडर्ड रेट दो, इसलिए अलग अलग वर्किंग करनी पड़ेगी। ये ठीक है जी, प्लीज एनी अदर इशू? और बताएं कौन सा क्वेश्चन रह गया? चलो अभी एक क्वेश्चन करते हैं, लेकिन जरा पहले जरा मैं कल जो कह रहा था आपसे कि रिवीजन करते हुए कुछ क्वेश्चंस पे जरा आखिरी दिन खास तौर पर जरा अनयूजुअल से जो क्वेश्चंस निकले कहीं कहीं उन पर अगर नजर पड़ जाए। एक तो ये जो कल हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था प्रोसेस कॉस्टिंग का, परसों शायद पेज 30, नहीं क्वेश्चन नंबर 10 वो जिसमें ओपनिंग डिफरेंट हो गया था। नहीं बस एक नजर पड़ जाए, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि टफ वाली बहस नहीं कर रहा, शायद अनयूजुअल कुछ चीजें जो आई हैं कहीं कहीं नजर। पेज 32 पे मेरा ख्याल क्वेश्चन इतना अनयूजुअल अब नहीं कहना चाहिए। जी वॉल्यूम 1 में बता रहा हूँ। बाकी जो वतूल है मेरे ख्याल एक नजर वतूल को भी एक नजर पड़ जाए। नहीं ये है तो सही, लेकिन अब मैं को 5-7 ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो जरा लास्ट डे पे जरा एक नजर अगर देख लें। रिवीजन प्लान में तो काफी सारे ही हैं, लेकिन अब सारे क्वेश्चन तो आखिरी दिन शायद ना टाइम होगा ना जरूरत है, शायद वो क्वेश्चन तो इसलिए थे कि जरा आपकी रिवीजन हो जाए। और कुछ क्वेश्चन तो हैं जो बार बार एक आते रहे हैं, डिफरेंट तरीकों से रिपीट होते रहे हैं, तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा, जो शायद कहीं कहीं कभी कभी आइसोलेशन में है। और कोई बताएं, आप बताएं आपके जहन में कोई वॉल्यूम 1 में कराता हूँ जो इस तरह का सवाल है जो रूटीन में शायद नहीं आता रहा। लिट्यूस मेरा ख्याल है ये लिट्यूस वाला पॉइंट तो इसमें भी आ गया है, ये जो अभी आपने बतूल की है, बतूल में भी वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला आ ही गया। तो लिट्यूस में तो अदरवाइज मेरा ख्याल है कोई ऐसी चीज नहीं है, सवाए उसमें के रॉ मटेरियल का जो वेरिएंस था वो एक्चुअल क्वांटिटी परचेज पे शायद कैलकुलेट हो रहा है, तो वो तो शायद बतूल में भी आ गया। वॉल्यूम 2 में जी नहीं फ्रेपी तो मेरा ख्याल है वो तो आपने पसंद होगा आप लोगों का सवाल, वो तो आप देखते ही रहते होंगे। मैं वो सवाल बता रहा हूँ जिसमें को थोड़ी सी ऐसी चीजें हैं जिन पे जरा दोबारा नजर पड़े, mesela जिस तरह बतूल में भी वेरिएबल ओवरहेड्स वाला पॉइंट है, एक नजर जरा दोबारा देख लिया जाए ताकि जरा माइंड में रिफ्रेश रहे। प्रेपी वगैरह तो आप करते रहे होंगे, ये जो बड़े बड़े सवाल हैं ये तो आप अक्सर करते ही रहते हैं, मैं तो वो सवाल ढूंढ रहा हूँ जो शायद अक्सर जरूरत नहीं पड़ती। वॉल्यूम 2 में आ जाए। मेरा ख्याल आखिरी दिन को जरूर पढ़ना चाहिए, जस्ट इसलिए क्योंकि रट्टा तो 100% नहीं लगना है, लेकिन आखिरी दिन इस नजर से कि अगर कुछ लिखना पड़ जाए तो आप 2-4 लाइनें लिख सकें, तो मेरा ख्याल पढ़ के अगर है इसमें इश्यू बता दो। नहीं लेकिन वो अब पढ़ के अब रट्टा तो लगना नहीं है, मतलब आप ये क्रैमिंग तो 100% होनी नहीं है, लेकिन आखिरी दिन में अगर कुछ एक नजर से गुजरे होंगे तो ऐसे ही 2-3 पॉइंट्स बंदा लिखने की पोजीशन में आ जाए। तो लास्ट डे पे मेरा ख्याल है फॉर एग्जांपल अगर आप वेरिएंस के सवाल कर रहे हैं या प्रोसेस का सवाल कर रहे हैं तो ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। लास्ट डे वाले दिन अगर आप को डिसीजन मेकिंग के सवाल शुरू हो गए हैं या ब्रेक इवन के सवाल शुरू कर दिए आपने लिखने, वो तो टाइम वेस्टिंग है। लास्ट डे पे आपको कौन से काम करने चाहिए शायद ये वो बता रहा हूँ। थ्योरेटिकली पढ़ें, जहाँ जहाँ
रीडिंग वाले पेजेस हैं उनको एक नज़र रिवाइज करें। उसके अलावा ये जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, और हर टॉपिक का एक मेन सवाल, वो मेरे ख्याल आपको भी जरा आइडिया हो ही जाता है कि कौन सा सवाल ऐसा है जो कम्प्रीहेंसिव है, तो उसको आखिरी दिन में तो सिर्फ रिफ्रेश करना होता है मेरा ख्याल, रादर देन क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन तो मेरा ख्याल पता नहीं आपने अभी तक रिवीजन करते हुए क्वेश्चन सॉल्व किए नहीं? अगर सॉल्व किए तो मेरा टाइम वेस्ट है कुछ, मतलब बहुत से सवाल तो ऐसे थे जो शायद आपको वैसे ही याद हो गए होंगे। हमारा ठीक है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आखिरी दिन खासतौर, कितने दिन छुट्टी है पेपर से पहले? 1-2 दिन तो होगी ना? नहीं, एक तो मिनिमम सबकी होगी। नहीं पहले तो फिर तो ज्यादा दिन मिल जाएंगे, लेकिन इवन देन आखिरी दिनों में अब सॉल्व करने वाली कोई बहस नहीं। इवन ये जो मैं क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ, ये सॉल्व करने को नहीं कह रहा, इनमें जो कुछ ऐसे पॉइंट्स आए हैं जो रूटीन से हटके हैं उनको देखने को कह रहा हूँ। जिससे ना वॉल्यूम 2 में जिस तरह ये कल आया, कल परसों क्वेश्चन किया था सेफ्रॉन, अनयूजुअल का मतलब रूटीन से हटके, और अब इस वक्त बताने का मतलब अगर इससे मिलता जुलता कभी आ जाए पेपर में तो जरा रिस्क कवर हो जाए, तो इंसान एक रीजनेबली एफर्ट कर सके। बाकी जिस तरह वो अब लिमिटिंग फैक्टर है या वो जो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस हैं, उनमें मेरे ख्याल में कोई भी नहीं इसलिए बता रहा क्योंकि वो तो अपने होपफुली कुछ ना कुछ अटेम्प्ट किए हुए और दोबारा आप रिवाइज करेंगे। मैं वो बताना जो जो क्वेश्चन शायद रूटीन से हट के थोड़े से नजर आए हैं। आप बताएं आपको कौन से, ये कहाँ था जी? सेफ्रॉन बोल रहा मैंने, वॉल्यूम 2 में। अब मैं 73, इससे पीछे एक वॉशिंगटन, पीछे आगे टोपाज, एक नजर देखें। नहीं, एक नजर मतलब दोबारा पढ़ जाए नजर उसमें, वो जो नहीं, फिक्स ओवरहेड्स के अलावा भी कल एक जो इशू डिस्कस हुआ था लॉस वाला, जो 60% पे था, तो लेबर ओवरहेड्स। नहीं मतलब ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हो गए, लेकिन एक दफा दोबारा जरा अगर नजर पड़ जाए, तरतीब से चलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक पेज 79 पे एक है डिजिटल, देन ये जो भी आरटी वगैरह डिस्कस हुए हैं, आरटी में ये जो डिपार्टमेंट सी था या डिपार्टमेंट 3 था, इसमें ये जो रेट एक नजर पड़ जाए दोबारा। बाकी मेरा ख्याल ये क्वेश्चन अब कंप्लीटली सॉल्व करने वाले नहीं। और इसके अलावा जनरल एंट्रीज को थोड़ा सीरियस लीजिएगा, खासतौर पे वो जो आई थी जिनमें इंटीग्रेटेड इंटरलॉकिंग, उनमें जो एक दो क्वेश्चंस थे, ये बताएंगे कौन सा पेज है? एक सेकंड, पेज 122 पे है। इसमें ये जो एक प्रोसेस कॉस्टिंग, सॉरी टारगेट कॉस्टिंग का सवाल है, पेज 122 पे। पेज 120 पे एक छोटा सा सवाल है, एक पेज 122 पे है, ये जो डाटा जरा अजीब से तरीके से दिया हुआ था। पेज नंबर 135 पे जो एक लेजर बनाए थे आप लोगों ने इंटेग्रेटेड में, इंटरलॉकिंग में, एंट्रीज में रख के, एक ये था और एक आगे भी था इस तरह का रखा था। पेज नंबर 137 पे था, तो फाइनेंशियल लेजर 137 के एंड पे एक छोटी एग्जांपल थी। और उसके बाद भी ये जो लेबर प्लान्स आए हुए हैं, लेबर के बोनस प्लान्स, ये जो जिस तरह का इसाक वगैरह था, तो इस तरह की चीजों को जरा मेरा ख्याल है लास्ट डे पे जरा देखना चाहिए। बाकी मेन चीजें तो होपफुली अपने करके करनी हुई याद भी हो जाती हैं, तो इस तरह की चीजों पर जरा अगर नजर पड़ जाए। पेज नंबर 153, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में जो 2-3 क्वेश्चन जो किए थे, पेज नंबर 169, ये जो क्वालिटी लिमिटेड,
इससे अगले पेज पे जो सवाल है वो मेरा अभी निकालते हैं उसके लिए टाइम, पेज 173 पे एक मेहनती भी है, ये भी मेरा ख्याल है बस यही करते हैं, बाकी चीजें तो 172। वेरिएंस की कुछ एंट्रीज आई थी, पढ़िए दोबारा नजर, वेरिएंस से एंट्रीज। पेज नंबर 203 पे एक प्रोसेस कॉस्टिंग का अबाबिल था, इसमें दो तरह के लॉसेस आए थे, दो तरह के नॉर्मल लॉसेस। पेज 220 पे एक जी केमिकल्स, ये तो होपफुली आपने किया होगा फर्दर प्रोसेसिंग, नहीं आई होप कि ये सब किए हुए हैं आपने। पेज 223 पे एक मज़ाहिर पाकिस्तान, ये मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला एक सवाल था जिसमें नेगेटिव फिगर आ गई थी, नेगेटिव लॉस। ठीक है वसीफ सर, अगर है तो जरूर करें। पेज 240 पे जो मैग्नीशियम था, पेज 243 पे कल एक एंट्रीज वाला किया था, फकीर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन। कितने को हो गए? 10-12 हो गए। पेज 261 पे ये जो कैपिचिनो था, हाँ जी, ये जो एक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल जिन्होंने किया तो इसमें खास इशू नहीं है, मतलब इस तरह का जरा डाटा अगर कभी आ जाए जरा हैंडल करना जरा, असल में इस लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी शायद एक फिगर्स के साथ जरा। बाकी ये बताया आप 264 और 265 देखते हैं, इनको है रिवाइज करने की जरूरत। डिजाइन डिजाइन वैसे मेरे ख्याल इतना टफ नहीं है, जेडिक में बस एक ये डी पॉइंट था शायद, जिसमें भी कल बात हो रही थी जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बीनियस मेरा ख्याल अब ऐसा सवाल नहीं है जो अनयूजुअल कहा जाए। पेज 274 पे एक पिज्जा आया था, अब ये भी वैसे कल बात तो हो गई है, लेकिन मेरा ख्याल है ये फाइनली एक कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू ईओक्यू। बाकी तो ये आपने शायद फ्रांसिस्को वगैरह तो हो गया होगा भाई, सयाब आगे है, ये तो चीजें रूटीन में नजर से गुजर ही होंगी। फिर उसके बाद पेज नंबर 285 पे ये फाइन भी आपने जरूर मेरा ख्याल है, तो इसको रहने दो, मेरा ख्याल ये उनमें नहीं है, येलो भी इनमें नहीं है। जिम्बाब्वे मेरा ख्याल है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, तो उसकी जरूरत नहीं है, वो तो आपने देख ही लेना। पेज नंबर 319 पे है ये फिर बोनस प्लान्स जो है ना लेबर के, मटेरियल लेबर, ये जो मटेरियल लेबर के बोनस प्लान्स हैं, जिसमें ये डिसीजन लेना होता है कि ओवर टाइम में काम करवाएं या पर यूनिट, इन पे नजर पड़ी है? ये सेंटोरस टाइप जो है। पेज 321 पे एक मार्क्स है, ये तो मेरे ख्याल लेकिन नजर पड़ती रही होगी इस पर, लेकिन इस तरह का मार्क्स वाला क्वेश्चन अगर कर लें तो जॉइंट बाय प्रोडक्ट और मेरे ख्याल प्रोसेस कॉस्टिंग सारी एक ही क्वेश्चन में रिवाइज हो सकती है, या हरकुलिस हो जाए उधर से। और मार्क्स ज्यादा वैसे कंप्रिहेंसिव है, हरकुलिस में ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस नहीं थे, लेकिन ये मार्क्स और हरकुलिस तो तकरीबन कॉन्सेप्ट के हवाले से सिमिलर है। मार्क्स मेरा ख्याल ज्यादा बड़ा है, और इसमें ब्रॉड डाउन कैरेड डाउन जिसमें फिर नॉर्मल गेन आया था, लेकिन वो ओवरऑल हरकुलिस में वो नॉर्मल लॉस की डिस्पोजल कॉस्ट आई थी, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस तो रहेगा, लेकिन तकरीबन ये क्वेश्चंस एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। मार्क्स जरा ज्यादा ब्रॉड डाउन कैरेड डाउन हो जाने बीच में होने की वजह से
जरा कंप्रिहेंसिव हो गया। बाकी इसी तरह ये पेज नंबर 334 पे जो मसरूर है, ये लेबर से रिलेटेड मेरा ख्याल था या मटेरियल से, कौन सा बोला? हाँ वही मटेरियल से रिलेटेड ही, मटेरियल और उसकी वो प्रोबेबिलिटीज, सेफ्टी स्टॉक रखे ना रखें। इन नटशेल अगर मैं कहूँ कि एंट्रीज वाले टॉपिक्स को जरा रिवाइज होना चाहिए लास्ट डेज में, जर्नल एंट्रीज वाले जो है। मटेरियल मींस उसमें ईओक्यू है, उसमें सेफ्टी स्टॉक वगैरह आप कह रहे हैं। लेबर ओवरहेड्स मेरा ख्याल है वो शायद इतना टफ नहीं बनता बाद में, मतलब ये जो चैप्टर्स हैं अदर देन जो आप लोगों को वैसे ही आइडिया है, लेकिन मटेरियल, लेबर, एंट्रीज, मेरा ख्याल है इनको जरा अगर लास्ट डे में जरा ज्यादा सही तरह से देखा जाए, क्योंकि इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो शायद शॉर्ट नॉर्मली होते हैं, तो अटेम्प्ट हो जाने चाहिए। तो अपनी तरफ से मतलब एक रिस्क कवर करने के एंगल से बात कर रहा हूँ। बाकी जो मैंने रिवीजन प्लान में चीजें दी हैं वो प्रैक्टिकली हो भी सकती हैं कि काफी ज्यादा है, लेकिन उनको सॉल्व अगर आप कर रहे हैं फिर तो मतलब इसका मतलब है कि आपने वाकई टाइम निकाल लिया, लेकिन सारे सॉल्व अगर ना भी करें तो उनको इस एंगल से रिवाइज करें कि उनमें हर फिगर कैसे कैलकुलेट हुई और फिर वो फाइनली कैसे सॉल्व हुई। तो 100% क्वेश्चन सॉल्व करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों ने टाइम निकाल लिया तो ठीक है, वो तो जरूर कर लें, लेकिन वो कर लिए होंगे आप अपने, तो बस ठीक है, बार बार आप सॉल्व नहीं, बस एक दफा, मतलब वो जस्ट शायद मैंने थोड़ों के साथ इसलिए लिखा था कि कम से कम कुछ ना कुछ हाथ से भी गुजरते, लेकिन वो तो मैंने बहुत थोड़े से लिखे थे। अगर आप उसके अलावा भी कोई मेरे ख्याल मेरी सजेशन ये कि ये जो लेबर बोनस प्लान टाइप है, इन क्वेश्चंस को जरा ये जो मेरा ख्याल है कि जो वो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं वो कर करके वैसे भी दिल भी करता है कि ये कर लिए जाए, तो वो तो आप कर रहे हैं, लेकिन ये जो लेबर हो गया, मटेरियल हो गया, प्रोबेबिलिटीज वाले हो गए, इनमें से कोई रैंडमली सवाल एक दो जरूर सॉल्व करें, चाहे दोबारा आंसर देख के सॉल्व करें, जरा थोड़ा सा याद ही हो जाए ताकि, और इसे किसी नए सिनेरियो में ताकि फिट इन किया जा सके। जी जैन साहब, जी उसी तरह जिस तरह वो उस जमाने में बात हुई थी सर्वर में, सर्वर लिमिटेड में एक दफा बात हुई थी कि अगर रेलिवेंट कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट है वो रेलिवेंट हो जाती है, ठीक है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट भी फिर रेलिवेंट है, जिस तरह ये जो आप कह रहे हैं ये शायद सर्वर वाले क्वेश्चन में जरा डिस्कस हुई थी। तो ठीक सही सही कह रहे हैं। चले फाइनली तो थोड़ा सा घंटा रह गया, घंटा लगा लें, मतलब आएंगे तो एक मेहनती ढूंढना था कहीं, पेज 172 पर, ये भी थोड़ा सा जरा इन्वेंट्री से रिलेटेड है, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी। एक सेकंड, वो तो सिंपल है, मेहनती एक प्रोसेस कॉस्टिंग वही फाइन वाले पेज पे, तो मेरा ख्याल है वो तो कोई खास सवाल नहीं है, वो प्रोसेस कॉस्टिंग का है, वो फाइन जहाँ था उसमें है कोई इशू, वो जो वो मेहनती, वो तो प्रोसेस कॉस्टिंग वाला है मेरा ख्याल, फाइन वाला जहाँ पे था स्टैंडर्ड है फाइन। ये जो रीच वाला क्वेश्चन आप कह रहे हैं उसमें डेप्रिसिएशन जो है वो रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी मौजूद है, और जो आप जैस्मीन वाला क्वेश्चन कह रहे हैं उसमें रेलिवेंट कॉस्टिंग के एंगल से कोई डिसीजन मेकिंग का सवाल नहीं है, वो सवाल है सिंपली कि आपने अगर 30% कंट्रीब्यूशन कमानी है तो उसके लिए सेल प्राइस क्या होनी चाहिए, तो जैस्मीन डिसीजन मेकिंग का सवाल नहीं है, और जो लिमिटिंग फैक्टर का वहां पे अपने डिसीजन लेना है कि कौन सी प्रोडक्ट बनाएं और कौन सी ना बनाएं, तो वो डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है। तो डेप्रिसिएशन अगर ऑलरेडी एसेट आपके पास है तो फिर डेप्रिसिएशन इररिलेवेंट है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है मतलब सर, ये पढ़िएगा जी पेज नंबर 172।
जी परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है और वेटेड एवरेज मेथड है। आइडिया मैं देता हूँ, बाकी अपने सोच के करवाना। परचेज एंड इशू ऑफ मटेरियल बी एंड जी फॉर मई 2013 आर एज फॉलोस। प्रोडक्ट्स के नाम क्या है, उनकी रिसीट्स और इशू की इंफॉर्मेशन है 2 मई 2013 की। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ बी एंड जी वाज 1000 liters at the rate of 50 per liter and 500 liters at the rate of 115 per liter। पहले अपना मैं पढ़ देता हूँ, जस्ट आप जरा डाटा जरा देखने क्या है, बाद में रिक्वायरमेंट को फिर समझते हैं जरा। Physical inventories of B and G were 535 liters and 140 liters respectively. The stock check was conducted on 1st June and 31st May 2013 for B and G respectively. स्टॉक चेक का क्या मतलब है? स्टॉक चेक का मतलब चीजें गिनी गई हैं। तो मई का अगर महीना है तो स्टॉक किस दिन गिनना चाहिए था? मई के एंड पे। तो जो प्रोडक्ट बी है उसका गिना गया है 1 जून पे, और जो जी है उसका उसी दिन गिना गया है जिस दिन गिनना चाहिए था, एक दिन डिले करके गिना गया है। किसका, बी का या जी का? ड्यू टू कंटेमिनेशन 95 liters of B and 105 liters of G were excluded from stock check. Their NRV was 20 and 50 respectively। क्या ये लीटर्स हैं वैसे? तो कंटेमिनेशन हो गई है, इनकी एनआरबी की फिगर है, लेकिन स्टॉक में लिया नहीं है। क्या स्टॉक है नहीं या कंटेमिनेटेड है? स्टॉक तो है लेकिन कंटेमिनेटेड है। तो 50 liters of B which were received on 1st June and 95 liters of G which were issued on 31st May after the physical count were included in physical inventory। अभी पढ़ते जाएंगे। 150 liters of chemical B was held by ML on behalf of a customer, whereas 100 liters of chemical G was held by one of the suppliers on ML's behalf। ML कौन है? हम। तो 150 liters का क्या इशू है? वो हमारे नहीं कस्टमर के हैं, और 100 liters हमारे हैं जो किसी सप्लायर के पास पड़े, वो हमारे हैं। 150 हमारे पास किसी के हैं और 100 हमारे किसी के पास है। 100 liters of B and 200 liters of G were returned from the production process on 31st May and 1st June 2013 respectively, and 240 liters of B purchased on 12th May and 150 liters of chemical G purchased on 24th May were inadvertently recorded as 420 and 250 liters respectively। ऊपर जरा जाए जरा डेटा में। 12 मई ढूंढे बी में 420 लीटर लिखे हुए, हालांकि थे कितने? 240। सही है? गलती से कितना लिखा हुआ है? सही फिगर कौन सी है? और 24 मई में ढूंढे जी 250 लिखा हुआ है, हालांकि ये कितना था? 150। तो कुछ रिकॉर्डिंग एरर्स भी हैं। अब आपने करना है क्या जी? रिकॉर्ड पढ़े जरा। फिजिकल इन्वेंटरी बैलेंसेस को आपने रिकंसाइल करना है बैलेंस एज पर बुक्स। पहले तो इसका जरा मीनिंग सोच लें रिक्वायरमेंट का। क्या जो बैलेंस एज पर बुक्स होता है, क्या मतलब बैलेंस एज पर बुक्स? जो हमारी किताबों के मुताबिक क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होना चाहिए, क्या वो फिजिकल के बराबर होना चाहिए? क्या मतलब फिजिकल के बराबर? जो स्टोर रूम में पड़ी इन्वेंट्री उसको किससे मैच होना चाहिए? लेकिन अगर ये मैच नहीं है तो फिर चेक होना चाहिए कहीं। तो प्रॉब्लम तो नहीं, हम हो सकता है हमारी बुक्स में कोई रिकॉर्डिंग गलती हुई हो, या हो सकता है फिजिकली जो चीजें गिनी हो उनमें इशू हो। तो हमने किसको किससे रिकंसाइल करना है? फिजिकल को बुक्स से रिकंसाइल करना है।
तो पॉइंट नंबर 2 में ऊपर जाए, फिजिकल इन्वेंट्रीज कितनी कितनी गिवन है और 140, ये तो फिजिकल गिवन है। अब कैलकुलेटर पकड़े जरा, बुक्स के मुताबिक कितनी है, अब ये जरा चेक करें, कोई रिकॉर्ड बना हुआ है बुक्स के मुताबिक, एक टेबल बना हुआ है 535 और 140 प्लीज क्या है, ये तो फिजिकल है, बुक्स के मुताबिक कितना है ये हमें कैलकुलेट करना पड़ना है। पॉइंट 1 में ओपनिंग कितनी थी, अब ऊपर टेबल में रहे, पहले बी की वर्किंग करना है। ओपनिंग थे 1000, कंसंट्रेट करें जरा, सिर्फ बी पढ़ना है। बी के पता है कॉलम्स कौन से हैं, पहले 3, अभी जी रहने दें। 1000 में से किस दिन कितने गए, गए आए, तो माइनस करें, फिर 300 गए, माइनस करें, नहीं वो ठीक है, आता जा रहा आंसर, फिर 420 आए या 240 आए, अब ये तो फिगर गलत है, इसके साथ जरा लिखने सही फिगर कौन सी है, 240 आए, प्लस करें, 52 क्या दिया हुआ साथ, ये तो रेट है, अभी इसकी कोई बहस नहीं है, फिर आगे ढूंढना है, 250 गए, फिर 500 आए, आए और 500 गए, लेकिन नीचे है जरा एक एरर नीचे भी है, पॉइंट नंबर 6 में है, लग जा रहा है कि पॉइंट नंबर 6 में एक रिटर्न हुई हुई है जो रिकॉर्ड नहीं है, कहां से रिटर्न हुई हुई है, कंसंट्रेट करें जरा फुल, पहले बी जरा सोचें, बी में कब रिटर्न हुए प्रोडक्शन प्रोसेस से, लेकिन ऊपर टेबल में आपको कहीं लिखा नजर नहीं आ रहा, लेकिन क्या ये भी रिटर्न हुई, और 31 मई को रिटर्न हुई, तो इसकी क्या एंट्री होनी चाहिए, जरा सोचेंगे थोड़ा एंट्री थोड़ी, मटेरियल डेबिट हो जाएगा, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो जाएगा, ये डायरेक्ट मटेरियल इशू हुआ था वापस आ रहा है, तो इसका फिर इसको फिर प्लस करेंगे आप या माइनस करेंगे, तो फाइनली अगर मैं फिगर सोचूं दोबारा बता दें जरा, 1000 लिया आपने, माइनस 560 माइनस 300 प्लस 240 माइनस 250 प्लस 500 माइनस 500 एंड प्लस 100 कहाँ से लिया, पॉइंट नंबर 6 से लिया, और ये जो 240 है ये कहाँ से देख के ठीक किया, पॉइंट नंबर 7 से। कस्टमर वाला भी इसमें होना चाहिए, इसमें होना चाहिए या उसमें होना चाहिए, वो भी एक सेकंड सोच लेते हैं, कस्टमर वाला पढ़े जरा, कस्टमर वाला जो 0.5 है पढ़े, वो इसमें होना चाहिए या उसमें से निकलना चाहिए, वो हमारे स्टॉक में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, वो हमने शायद फिजिकल काउंट करते हुए प्लस कर लिया होगा क्योंकि पड़ा हुआ था, तो वो शायद फिजिकल में से निकलना चाहिए, वो यहाँ प्लस होने की बजाय फिजिकल में से लेस होना चाहिए, ठीक है, तो एक है फिजिकल और एक है ये भी मैंने बुक्स के मुताबिक की है, क्या हमारी बुक्स के मुताबिक एक और पॉइंट मुझे कहा जा रहा है, पॉइंट नंबर 3 जरा देखें, इन्हें स्टॉक चेक में तो शामिल नहीं किया गया, लेकिन क्या ये हमारे रिकॉर्ड में होना चाहिए, हम रिकॉर्ड में रखेंगे और इसे फिजिकल में भी शामिल करेंगे, सिर्फ होना ये चाहिए कि ये जो कंटेमिनेटेड है इनका एक अलग वर्किंग होनी चाहिए, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी, ठीक है, तो वो मैं अभी सारा एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ तक जरा बताएं क्या आंसर आया, मेरा 230 आएगा शायद, अब रजिस्टर खोलना जरा लिख के करना जरा, ये अब्दुलरहमान साहब वो अभी मैं करता हूँ बात, हेडिंग बनवाएं, reconciliation between
फिजिकल एंड एज पर बुक्स, फिजिकल इन्वेंट्री एंड एज पर बुक्स। ये जो मैंने अभी वर्किंग लिखी है, अभी मैं दोबारा उधर लिखता हूँ, उस वक्त लिख लीजिएगा, आप हेडिंग लिख लो। और इसमें 2 प्रोडक्ट्स हैं और 2 प्रोडक्ट्स को जरा अलग-अलग सोचना। ये हेडिंग लिख ली है ना? अब पहले जरा करवा दे, थोड़ा कोई खास नहीं इशू। स्टार्टिंग पॉइंट बताएं क्या रखो? नहीं 1000 इस वक्त क्वांटिटी हमने बैलेंस करनी है, भी रुपीज वगैरह की बहस नहीं। बैलेंस एज पर फिजिकल काउंट, कंसंट्रेट करें जरा, बताएं कितना? ये बाद में लिखेगा 3-4 लाइनें बस। 535 है। अभी आपने थोड़ी देर पहले जो 230 कैलकुलेट करवाया था, ये क्या है? बैलेंस एज पर बुक सही। तो अब हमें किसको किससे रिकंसाइल करना है? और बैलेंस एज पर बुक्स जो आपने निकाला, आपने ओपनिंग दिया, मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूँ, फिर आप बाद में लिख लीजिएगा। -530 किया, -300 किया, पॉइंट नंबर 7 की वजह से हमने +240 किया, -250 हमने टेबल से देख के किया, +500 भी किया, -500 भी किया, +100 किया। दोबारा जरा 2 चीजें बतानी है आपने। कंटेमिनेशन क्यों नहीं लेस किया? क्योंकि बुक्स के मुताबिक होंगी, उसको शायद फिजिकल में एडजस्ट करना है। और नीचे जाए जरा, जो किसी का स्टॉक हमारे पास पड़ा वो हमारी बुक्स में नहीं होना चाहिए, वो हमें शायद फिजिकल में से निकालना है। ठीक है, तो असल में हमें 535 को 230 से अब रिकंसाइल करना है और देखना है कि क्या मसाइल है जिसकी वजह से फिगर्स रिकंसाइल नहीं हो रही हैं। अब आप पॉइंट वाइज पढ़ेंगे और इस वक्त अलग-अलग थोड़ा सा कंसिडर कीजिएगा, बी अलग और जी अलग। इस वक्त जी मिक्स नहीं करना, डाटा इकट्ठा ही दिया हुआ है। पढ़े पॉइंट 1, बताएं इसका क्या करूं? हर पॉइंट का जरा सोच लेना, कुछ करूं या रहने दूं, या हो गया जो होना था। हम ओपनिंग को क्लोजिंग से रिकंसाइल नहीं कर रहे, हम मंथ एंड पे खड़े होके मंथ एंड के क्लोजिंग को बुक्स के मुताबिक और मंथ एंड के फिजिकल क्लोजिंग को रिकंसाइल कर रहे हैं। ये सेंटेंस ठीक है मेरा? हम किस दिन खड़े हैं? मंथ एंड का मतलब, और हम 31 मई पे ये देख रहे हैं कि किताबों के मुताबिक हमारा बैलेंस 535 है, सॉरी 230 है, और फिजिकली जो 535 हो गया, इसमें डिफरेंस क्यों है? तो पॉइंट 1 का क्या करूं? सब ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स? पॉइंट 2 हुक्म करें, क्या करूं? जी स्पॉन क्या करें? क्या पॉइंट 2? पॉइंट 2 का क्या करूं? हाँ, एक गलती है कि 1 जून वाले दिन ये 535 गिना गया है, लेकिन इस वक्त शायद यहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि हम कुछ करें। मसला क्या है वैसे? बी की बहस हो रही है, बी को गिना गया है 1 जून को, तो उसकी वजह से शायद क्या इशू बना होगा वो भी हम देखते हैं। 1 जून को अगर गिना होगा तो क्या 1 जून वाली अगर कोई परचेज है तो वो इसमें आ गई होगी, और 1 जून में अगर कोई इशू है तो वो इसमें से माइनस हुई होगी, और अगर हमने फिर वापस आना 31 मई पे तो शायद उस रसीद को और उस इश्यूएंस को कंसिडर करना पड़ेगा जो 1 जून को हुई। प्रॉब्लम क्या है? 1 जून को गिना गया, देयरफॉर 1 जून की अगर कोई रसीद है और 1 जून की अगर कोई इश्यूएंस है तो वो इसमें आ रही होगी, उसको शायद हमें रिवर्स करना होगा। किस दिन का स्टॉक होना चाहिए? ये 31 मई का, लेकिन ये 1 जून का। ये ठीक है उस्मान? इस वक्त पॉइंट 2 में यही पता चला कि ये 1 जून को गिना गया। और प्लीज जी अभी नहीं, जी बल्कि शायद आप खुद करेंगे फिर। नंबर 3 का बताएं क्या करो? नहीं वो ठीक है, वो पढ़ लिया आपने, और इस वक्त हम क्वांटिटी की बहस कर रहे हैं।
नहीं, इसका क्या करूं, बस आप अपना डिसीजन लें। क्यों? ये तो कंटेमिनेटेड है। नहीं, कंटेमिनेटेड है, क्या करूं? क्यों ऐड करूं? स्टॉक तो है, ऐड करूं या लेस करूं? कितना? कंटेमिनेटेड क्या होता है जी? कंटेमिनेटेड जिसमें कोई वेस्टेज शामिल होगी, जो वेस्ट हो गया हो। कंटेमिनेट जिसमें कुछ कंटेमिनेशन, कुछ और चीजें शामिल हो गई हैं, गलत चीजें। कंटेमिनेटेड स्टॉक कितना है जी? प्लस करूं या माइनस? अच्छा, कंसंट्रेट करें प्लीज। वाई प्लस फाइनल बोल दें। एक्सक्लूड है, और एक्सक्लूड नहीं होना चाहिए, स्टॉक में है। हाँ डेफिनेटली, शायद इसकी अगर वर्किंग करनी है लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरबी, वो एक अलग बहस है जी। आगे पॉइंट नंबर 4 ध्यान से पढ़ें, 30 सेकंड्स लगाएं, फाइनल डिसीजन बताना है। कुछ करूं, और अगर करूं तो प्लस करूं या माइनस करूं? पहले आराम से 30 सेकंड्स का है। तो हमसे तो रेलिवेंट ही ना हुआ फिर ये 250 तो हमसे रेलिवेंट ही नहीं है, तो इसका कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों लेस करना पड़ना है? क्योंकि गलती से स्टॉक किस दिन का गिना गया है? तो 1 जून को जो स्टॉक गिना गया है उसमें ये रसीद ऐड हुई होगी, लेकिन ये 31 जून के स्टॉक में शामिल नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि 1 जून को स्टॉक गिना गया है, इसलिए 250 रसीद इसमें ऐड हुई होगी, और हम माइनस कर देंगे जी। ठीक है बेटा स्टूडेंट्स जी। नंबर 5 आराम से पढ़ें। और फोकस ऑन बी ओनली। आप फाइनल डिसीजन ले, सोच अपना ले, फिर बाद में मैं पूछूंगा रीजन, रीजन बाद में बता दीजिएगा। लेस क्यों करेंगे? फिजिकली पढ़ा था और हमारा नहीं है, तो गिना गया होगा। फिजिकली में गिना गया होगा या बुक्स में गिना गया होगा? क्यों? क्योंकि हमारे पास पड़ा था और हमारा नहीं है। तो स्टॉक ऑफ कस्टमर प्लस करूं या माइनस? कितना? 150। आगे बढ़े जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है। पॉइंट 6 सोच के, ये कहां होना था जो हो गया? ये फिजिकल में करने की जरूरत क्यों नहीं है, सोच के बताएं। हाँ जी, 31 मई को ये इशू हुआ था, बल्कि सॉरी 31 मई को ये रिटर्न हुआ था। तो जब गिना गया उस वक्त ये होगा, जब ये गिना गया है तो उस वक्त ये फिजिकली होगा। और कहा नहीं था, लेकिन वो बुक्स में हमें पता चला था कि लिखा नहीं हुआ, लेकिन फिजिकली क्यों होगा, रिटर्न हो गया था ये 31 मई को ही हो गया था ये। और अभी जी की बात नहीं हो रही जी। लास्ट ये जहां होना था क्या वहां हो गया है? कैलकुलेटर पकड़ा। क्या रिकंसाइल हो गया जी? जल्दी से लेके पे जी आपने करना। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर क्वेश्चन, समझ आ गया? तो वंस अगेन जस्ट एक रिवीजन करते हुए इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, एक नजर अगर पड़ जाए, और जरूरत अगर पड़े तो इंसान कोशिश कर सके जीरो से बचने के लिए, एक तरह कोशिश हो सके। ये जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी, मटेरियल, इस तरह की चीजें मेरा ख्याल है
अब एक दफ़ा ज़रूर रिफ्रेश होनी चाहिए लास्ट डेज में या लास्ट डे में। बाकी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये तो अब आपको पता चल गया है कि अब जितने मर्जी क्वेश्चन करना है, एक नया क्वेश्चन सामने आ जाना, अपनी बेस्ट एफर्ट करके उठनी है आपने। एक एबीसी कॉस्टिंग आई थी, तो इस तरह की जो भूली चीजें हैं, भूली बिसरी चीजें, वो बिल्कुल ही कहीं इग्नोर ना हो जाए। कोई एक दो क्वेश्चन जरूर देखे होने चाहिए एहतियातन। कुछ एक्स्ट्रा पेजेस आपके साथ शेयर हुए हुए थे जिन्हें आपने रजिस्टर में स्टेपल किया हुआ है, मुझे नजर तो आ रहा है, आपको नजर क्योंकि आ रहा है इसलिए मुझे भी आ रहा है। इरादा तो कर लिया हुआ है कि स्टेपल करने। मेरा पाँच सात पेज होंगे मेरे ख्याल में। एक दो तीन चार, चले कोई नहीं, आपने स्टेपल लगाए, बाद में ढूंढ ही लेंगे आप। बुक में स्टेपल लगाए होंगे मेरा ख्याल है, रेलिवेंट टॉपिक में आपने स्टेपल लगाए हुए हैं। जी बेटा, ठीक है स्टूडेंट्स। नोट कर लें, अगर कर लिया तो फिर जी को जरा लाइन वाइज ढूंढना। 5 मिनट जरा पहले कोशिश करें जरा। इधर कॉपी करवा, कॉपी एक व्हाट्सएप बना दीजिए। ये वाला पेज बनाइएगा, मैंने चेंजेस किए नहीं है, बस इसी को कॉपी भी करवाइएगा और इसी से व्हाट्सएप भी बनाइएगा, ये वाला पेज।
जस्ट एक मिनट में करना बाकी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप कंप्लीट करें तो बताइए। जी उस्मान नहीं हो रहा लेकिन सर कैसे? जमा 110, मैंने कहा जमा 110 सीधे 140 जमा 110 250। नहीं एक मिनट, मैंने तो भी नहीं लिखा, मैंने अभी आपने लिखवाना मुझे। नहीं फिगर्स ठीक है, नहीं दो मैंने लिखी है अभी तक। एज पर फिजिकल काउंट 140 है ना, और एज पर बुक्स ठीक है 250। जी कर रहे हैं, अब शुरू करें। पॉइंट 1 का बताएं जी क्या करूं? नहीं बस अब करूं करूं नहीं करूं, करूं तो पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉइंट 2 का बताएं। पॉइंट 3 का क्या करूं? ऐड कंटेमिनेटेड स्टॉक, कंटेमिनेटेड स्टॉक कितना जी? 4 क्या क्या करूं? पढ़ लेना, दोबारा पढ़। पॉइंट 4 क्यों? 31 मई वाले दिन ही इशू है, लेकिन फिजिकल काउंट हो जाने के बाद इशू। तो क्या ये हमारे पीरियड ही की इशुएंस है? हमारे पीरियड ही की इशुएंस है, लेकिन फिजिकल काउंट में ये स्टॉक क्यों मौजूद होगा? क्योंकि फिजिकल काउंट पहले कर लिया और इशू बाद में किया, लेकिन सेम डेट पे हुआ। असूलन ये स्टॉक कब गिनना चाहिए था? अच्छा वैसे इसमें 31 मई वो 1 जून वाला इशू नहीं है इसमें, ये 31 मई का ही स्टॉक है, लेकिन 31 मई का स्टॉक 31 मई की इशुएंस से पहले काउंट हो गया। तो प्लस करें माइनस? स्टॉक इशूड ऑन, अब ये सेंटेंस आपका डिफरेंट हो सकता है, ये जो इंग्लिश का सेंटेंस है इसमें कोई मैच होना कोई कंपलसरी नहीं है। स्टॉक इशूड ऑन 31 मई, जरा दोबारा बता देंगे क्यों माइनस करवा रहे हैं? क्योंकि फिजिकल काउंट में शामिल होगा, होना नहीं चाहिए क्योंकि इशू हो गया था और हमने गिन पहले लिया था। पॉइंट नंबर 5 का क्या करूं? क्यों ऐड करूं? तो हमारा अगर स्टॉक है तो शामिल हो गया होगा। स्टॉक हमारा फिजिकल में इसलिए नहीं गिना गया होगा क्योंकि फिजिकल पड़ा नहीं था, तो स्टॉक विद सप्लायर। पॉइंट 6 का क्या करूं? हाँ जी, हमारे पीरियड की रिटर्न नहीं है, हम ना हमारे पीरियड में फिजिकली प्लस होना चाहिए और ना ही हमारे पीरियड में बुक्स में आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पीरियड का है ही नहीं। और इसमें स्टॉक गिनने वाली डेट जो है वो पहले ही सही है, 31 मई ही स्टॉक गिनने वाली डेट है। ये इग्नोर करें जी पॉइंट 6 को। ओके, और पॉइंट 7 में हाँ जी ये रिकॉर्डिंग एरर था, तो रिकॉर्डिंग एरर आपने एज पर बुक्स ठीक कर लिया, होता है रिकनसाइल। बात समझ आ गई? वैसे पेज नंबर 173 पे एक मिनट जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके कोई इशू तो नहीं? पेज नंबर 173 अगला ही होगा शायद।
या अगर पेजेस कुछ आगे पीछे हैं शायद कुछ बुक्स में, पेज 173 पे ना इसकी एक तो इसका आंसर लिखा हुआ जो आपने अभी सॉल्व कराया मुझे, इसके नीचे ना एक रिक्वायरमेंट और लिखी हुई है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ केमिकल बी एंड जी बाय यूजिंग लॉ ऑफ कॉस्ट एंड एनआरबी प्रिंसिपल। अब मेरा ख्याल इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, इसकी जरा वर्किंग वन नीचे देखें, इसकी वर्किंग वन में वही परपेचुअल और वेटेड एवरेज से टेबल बना हुआ है। अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है लॉ ऑफ कॉस्ट एनआरबी पे, तो जब वर्किंग वन जो बी के एंगल से बनी हुई है उसके जरा एंड में जाए आंसर में, बैलेंस के कॉलम में 230 यूनिट्स है, ये वही है जो भी आपने कैलकुलेट किए हैं। आगे उसका फिर वेटेड एवरी रेट आ रहा है, ये रेट पता है कब कैलकुलेट होता है? आफ्टर एवरी परचेज एंड परचेज रिटर्न। ये वर्किंग मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आई होप कि आपको पता है, इससे एक रेट आ गया है 54.23, लेकिन क्या अब इस 230 में कंटेमिनेटेड वाले हैं? अब इस 230 में कंटेमिनेटेड वाले भी हैं, तो कंटेमिनेटेड की जरा एनआरबी ढूंढ के बताएं क्या है? वो 20 है, और कंटेमिनेटेड की कॉस्ट पर यूनिट क्या है? हाँ जी, कॉस्ट पर यूनिट वही है, कंटेमिनेशन डैमेज वगैरह होने से कॉस्ट चेंज नहीं होनी, तो इसका मतलब जो कैलकुलेटर पकड़े 230 माइनस 95, ये जो 135 है ये तो कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड होंगे, ये तो वो गुड यूनिट्स हैं जो कॉस्ट पे ही आएंगे, लेकिन जो 95 है वो 54.23 की बजाय 20 पे मैयर होंगे क्योंकि एनआरबी 20 है और कॉस्ट 54 तो ये जो मैंने भी आपके सामने बात की है, जो दूसरा एक टेबल भी बना वर्किंग टू में, उसके नीचे फिर एक ये वैल्यूएशन हुई है, तो 230 में से 90 निकालेंगे, 95 निकालेंगे ताकि वो कॉस्ट पे आ जाए, और जो 95 है वो फिर एनआरबी पे आ जाए। तो ये मेरा ख्याल आप इंडिविजुअली जरा एक नजर देख लीजिएगा। और सिमिलरली वर्किंग नंबर 2 में भी 250 यूनिट्स हैं, 105 अलहदा हो जाएंगे तो 100 रह जाएंगे, कॉस्ट पर यूनिट है 116 समथिंग, और एनआरबी है 50 जो कंटेमिनेटेड है, तो एक लॉ ऑफ कॉस्ट एनआरबी की वर्किंग शायद दोबारा जरा रिवाइज हो जाएगी, तो साथ इसको जरा फाइनली रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? एक पेज बस ले जाए, मेरा ख्याल अब डिस्कशन हमने जो करनी थी कर ली है, जो पेज अभी मैं दे रहा हूँ ये फिर अगर इसमें कोई इशू होगा तो कल 12 बजे मिल लेते हैं, मैंने जरा एमएफए की जरा क्लास एक रखनी है, तो हमें आपको जरूरत नहीं है, मेरा ख्याल क्वेश्चन बस कर लिए जितने करने हैं, तकरीबन 12 पे आ जाए, अगर इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है, अगर कोई जरूरत पड़े तो ये कि पेज ले लें, व्हाट्सएप ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी व्हाट्सएप कर दें, एक डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, लेकिन मेरे ख्याल चलना इंडिविजुअली अटेम्प्ट करना है रादर देन किस हम जी R2 की इंशाल्लाह फिर परसों रखेंगे जैन, देख लीजिएगा ना, उसमें आपने जहाँ देखा वहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं हुआ होगा, तो इसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जरा देख लीजिएगा, अगर कोई मसला रहेगा तो फिर कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो कल 12 बजे तकरीबन 12 सवा 12 इस क्वेश्चन की बस डिस्कशन करनी है, बाकी अगर कोई और अब बहुत चीज मेरा ख्याल कोई और हो गया कोई इशू तो फिर डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है? देना तो दे दें, लेकिन मेरा ख्याल है हम अपना मॉक हमारा डिसाइड हुआ था लास्ट वीक में 20 ट्यूसडे, देखिएगा 27 नहीं कोई अनाउंस हुआ आपके साथ? हाँ तो कौन सी डेट है? तो ठीक है फिर मेरा तो ख्याल है एक दफा फाइनल तैयारी करके ही दें यार, लास्ट वीक में 27 बनता है, तो 27 अगस्त, ठीक है? अल्लाह हाफिज जी, पेज जरा ग्रुप में शेयर कर दें, और वो जो बाकी ग्रुप्स वगैरह में भी मुबीन को क्या के सारे, अल्लाह हाफिज।